यही तो अफसोस है एहसान कि तुम जैसे दोस्तों के मौजूद होने के बावजूद उस बेगुनाह को सजा मिली है। हम क्या और हमारी औकात क्या, हम कब इस काबिल हैं, हम क्या कर सकते हैं सिवाय गर्दन कटवाने के। सच बोलना बहुत बड़ा सवाब है। हाँ, और सवाब कमाने के बाद कब्र में सो जाने के अलावा और कोई काम नहीं होता। उसने तल्ख लहजे में कहा। अच्छा खैर छोड़ो, मैं तुमसे सारी तफसील पूछना चाहता हूँ। और अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे आप? बता तो चुका हूँ कि मुख्तार हुसैन का दोस्त हूँ। क्या इतना काफी नहीं है? दोस्तों की भी किस्में होती हैं एहसान। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो अपने दोस्त के बेगुनाह होने का सबूत रखने के बावजूद खामोश हो जाते हैं, और कुछ दोस्त मेरे जैसे होते हैं जो ये मालूम करने के बाद कि मुख्तार हुसैन बेगुनाह है, जान की बाजी लगाकर चल पड़े हैं कि उसे बेगुनाह साबित करके रहेंगे। एहसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने आहिस्ता से कहा, मैं इतनी हिम्मत नहीं रखता। चलो छोड़ो, मैं तुमसे ये बात नहीं कहता कि तुम हिम्मत करो, लेकिन कम से कम मुझे तो सारी तफसील बता सकते हो। क्या बताऊं, मुझे मालूम ही क्या है, बस मौजूद नहीं था, उसे मेरे नाम से यहाँ बुलाया गया। और उसके बाद किसने बुलाया था? खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम। शुबा तो कर सकते हो? कर सकता हूँ, लेकिन कह नहीं सकता, चाहे तुम मेरी गर्दन काट दो। अच्छा ये बताओ, गए कहाँ थे? अब्बा के पास गया था, कुछ काम था उनसे। ये बात किसे किसे मालूम थी? सभी को मालूम थी। मुख्तार को नहीं मालूम थी? हाँ, उस बेचारे ही को नहीं मालूम थी, वरना उसे हैरानी होती। वो ये तो सोचता कि मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ। फिर मैंने उसे कैसे बुलाया है? तुमसे किसी ने कहा था कि चले जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं, एहसान ने जवाब दिया। एहसान, चौधरी इलियास के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? एहसान का चेहरा बुरी तरह फीका पड़ गया। वो खौफजदा निगाहों से मुझे देखता रहा, फिर बोला, वो चौधरी रमजान के बेटे हैं। पागल है? हाँ पागल है। तुम्हें इस पर कोई शुबा नहीं है? नहीं साहिब, मुझे कोई शुबा नहीं है। और क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? बस इतना ही काफी है एहसान। लेकिन एक बात कहे जा रहा हूँ तुमसे, सीने के अंदर जमीर नाम की एक चीज होती है। अगर जमीर परेशान करे तुम्हें तो कोई उल्टा सीधा कदम मत उठाना, बल्कि मुझसे बात करना। मैं हर कीमत पर मुख्तार हुसैन को उस कैद से आजादी दिलाना चाहता हूँ। तुम जाने के लिए कह रहे हो इसलिए जा रहा हूँ, वरना कुछ और बातें भी करना है तुमसे। मैं उठा तो एहसान मुजतरिबाना अंदाज में बोला, बैठिए बैठिए, खुदा के लिए बैठिए। आप पुलिस वाले तो नहीं हैं? नहीं एहसान, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। और एक बार फिर तुमसे कह देता हूँ कि जो गुफ्तगू मेरे और तुम्हारे दरमियान हुई है वो मेरे सीने तक ही रहेगी। तुम भूल कर भी ये ना सोचना कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता हूं। जब आपको इतनी सारी बातें मालूम हैं तो फिर आप चौधरी इलियास के बारे में तहकीकात कीजिए। हम जैसे गरीब लोगों से क्यों मालूमात हासिल कर रहे हैं? हम अव्वल तो आपको सच बताएंगे नहीं, और अगर बता भी दिया तो आप यकीन कीजिए कि इसके बाद हम सिर्फ अपनी मौत का इंतजार करेंगे। किसी को ये मालूम ही नहीं हो सकेगा कि तुमने मुझे कुछ बताया है। मैं तो सिर्फ अपने तौर पर मालूमात हासिल कर रहा हूँ। बस यही मालूमात है हमें जो हमने आपको बता दी। पुलिस को तुमने क्या बयान दिया था? पुलिस को कोई बयान ही नहीं दिया था मैंने। एहसान ने कहा। क्या मतलब? कोई बयान नहीं लिया था पुलिस ने हमारा, मगर लाश तुम्हारे घर से बरामद हुई थी। और जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, तुमने ये बताया था कि तुमने मुख्तार हुसैन को नहीं बुलाया था, बल्कि तुम तो मौजूद ही नहीं थे। साहिब ये सारी बातें बस क्या कहें आपसे, पुलिस ने लिखी होंगी और हमसे दस्तखत करा लिए होंगे। हमें तो पता भी नहीं कि पुलिस ने हमसे जो दस्तखत कराए थे उस कागज में क्या लिखा गया था। ओहो, अच्छा, गोया पुलिस ने तुम्हारा बाकायदा बयान नहीं लिया था? बिल्कुल नहीं लिया था। हमसे तो एक बात भी नहीं की थी किसी पुलिस वाले ने। गुड, वेरी गुड। अच्छा एहसान, कहीं जाने का इरादा तो नहीं है इन दिनों? नहीं, कहीं नहीं, मगर आप हमें परेशान करके चल पड़े हैं। बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं एक बार फिर तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर मैं किसी शरीफ बाप का बेटा हूँ तो तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। सुनिए, क्या नाम है आपका? जहांगीर जमाल शाह। शाह साहिब, मैं आपको शाह साहिब ही कह सकता हूँ। मेरा दिल अपने दोस्त के लिए तड़पता है। ये बात भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो बेकसूर है, और मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई है कि इख्तियार हुसैन साहिब अपनी बहू और मुख्तार के बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं चले गए हैं। ये भी सच है कि मेरे अब्बा और अम्मा मेरी बहनों को लेकर सिर्फ इसलिए यहाँ से निकल गए हैं कि यहाँ उन्हें खतरा महसूस होता है। यहाँ किसी की बहू बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। बस मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बात आप सुन लीजिए, अगर मेरा दोस्त रिहा हो जाए और इसके कोई इम्कानात हों तो मेरा दिल भी चाहता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। एहसान, मुझे अगर तुम्हारी जरूरत पेश आई तो मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। और एक बात तुम कान खोल कर सुन लो कि बिल आखिर इस बात को मंजरे आम पर आना है कि मुख्तार हुसैन बेगुनाह है कि नहीं। एहसान मुझे बाहर तक छोड़ने आया, फिर इधर उधर देखकर उसने मुझसे हाथ मिलाया। मैं जानता था कि वो किस कदर खौफजदा है। माहौल बेहद पुरस्रार और खतरनाक था। मेरे जहन में वही खंडरात उभर आए। अच्छी जगह थी, जरा उन खंडरात का एक बार फिर जायजा ले लिया जाए। चुनाचे मैं टहलता हुआ उस जानिब रवाना हो गया। मौसम खराब नहीं था,
धूप में भी कोई सख्ती नहीं थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, यहाँ तक कि बस्ती से बाहर जाने वाले रास्ते पर निकल आया और थोड़ी देर के बाद मेरे सामने वही खंडरात थे। आज भी मैं खंडरात के आसेब से मुलाकात करने के लिए बेचैन था। चुनाचे मैं देर तक खंडरात में घूमता रहा। आज मैंने खंडरात को ज्यादा बेहतर तरीके से देखा। इसके बाज़ हिस्से बिल्कुल महफूज और मजबूत थे। मैं उन हिस्सों का गहरी निगाहों से जायजा लेता रहा। कहीं कोई ऐसा निशान नहीं मिला था जो बाइसे तवज्जो होता या जिससे कोई ऐसा इशारा मिलता कि इन खंडरात को किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। मायूसी हुई थी। वैसे उस जैसा शख्स यानी चौधरी इलियास जो इस किस्म की शानदार अदाकारी कर सकता था, जहानत के आला मयार पर पहुंचा हुआ ही मालूम होता था। मुझे दिलचस्पी के साथ साथ हैरत भी हो रही थी कि छोटे मोटे जराइम में मुलविस अफराद भी आला पैमाने की कार्रवाई कर सकते हैं। चौधरी इलियास की मिसाल सामने थी। मैं खंडरात से बाहर निकल आया। दूर दूर तक देखा, एक जगह काफी दरख्तों के झुंड नजर आए। बड़ी खूबसूरत जगह महसूस होती थी। मैं उस समत बढ़ गया। खंडरात से इनका फासला कोई 1.5 फरलांग का होगा। वहाँ पहुँच गया। नीचे एक छोटी सी झील नजर आ रही थी। ये जगह तो बड़ी शानदार थी। पता नहीं इस तरफ लोग मुतवज्जे क्यों नहीं होते थे। हो सकता है कि आज से भी खंडरात का मामला हो। अतराफ में खेत फैले हुए थे और यकीनी तौर पर चौधरी रमजान की शिकारगाह यहाँ से ज्यादा फासले पर नहीं होगी। दफातन मुझे सरसराहटें महसूस हुई और इसके साथ ही एक मध्यम सी करा। मैं चौंक पड़ा। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। करा फिर सुनाई दी और इस बार मैंने आवाज की समत का अंदाजा लगाया। मैं तेजी से दौड़ता हुआ उस समत पहुंच गया और फिर मेरी निगाहों ने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। एक नौजवान और खूबसूरत सी लड़की थी जो शायद जख्मी थी, लेकिन अब उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश कर रहा था। मेरे रोंगटे एक बार फिर खड़े हो गए। मैं तेजी से आगे बढ़ा और लड़की के करीब पहुंच गया। वो दोनों हाथ लगाकर उठने की कोशिश कर रही थी। आंखें बंद थी, लिबास बेतरतीब था। अलबत्ता मुझे उसके जिस्म पर ना तो खून का कोई धब्बा नजर आ रहा था और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे यह एहसास हो कि उसकी यहाँ मौजूदगी क्या मानी रखती है। चंद लम्हात मैं सोचता रहा, फिर लड़की के करीब बैठ गया। मैंने उसके रुखसारों पर थप्पड़ लगाए और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। दफातन वो होश में आ गई और इसके बाद उसके हलक से दिल खराश चीखें निकलने लगी। नहीं नहीं, खुदा के लिए नहीं नहीं, होश में आओ लड़की, होश में आओ। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। होश में आओ, होश में आओ। वो देर तक चीखती रही। मैंने उसे बुरी तरह दबोच लिया था, वरना शायद वो उठकर भागने की कोशिश करती। अलबत्ता वो मुझे बहुत ज्यादा लागर नजर आ रही थी। जब वो चीखते चीखते थक गई तो उसने सहमी हुई निगाहों से मुझे देखा। मेरा चेहरा देखती रही। अंदाजा ये हो रहा था जैसे उसे मेरी सूरत नजर ही ना आ रही हो। फिर रफ्ता रफ्ता जैसे उसकी बिनाई वापस आ गई। उसके होंठ बंद हो गए, दांत एक जबड़े पर बिछ गए और वो मुझे इंतहाई सहमी हुई निगाहों से देखने लगी। मैंने नर्म और मुशफिक लहजे में कहा, तुम्हें मुझ पर एतबार करना चाहिए। मैं तुम्हारी इस बस्ती फरीदपुर में अजनबी हूँ। टहलता हुआ इस तरफ निकल आया था। यहाँ दरख्तों की आड़ में तुम्हें पड़े हुए देखा और तुम्हारे कराहने की आवाजें सुनी। इस समत आ गया हूँ। मुझे अपना दोस्त और हमदर्द समझो। इत्मीनान रखो, जो कसम चाहे ले लो, तुम्हें मेरी जात से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखती रही। साफ महसूस हो रहा था कि मेरे अल्फाज उसके जहन तक पहुंच रहे हैं। फिर उसके हलक से एक दिलदोज चीख निकली और इसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया। वो हाथ से अपनी गर्दन मसल रही थी। मैं बच गई, क्या मैं जिंदा बच गई? आह, क्या मैं जिंदा बच गई? उसने दर्दनाक आवाज में कहा, क्या तुम्हें कत्ल करने की कोशिश की गई थी? मुझे कत्ल कर दिया गया था। मैं मुझे ये जिंदगी आह। वो चीख कर रोने लगी। मैंने उसे संभालते हुए कहा, देखो अपने आप को संभालो, होश में आओ। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे पूरा वाकया तो सुनाओ। कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। तुम मुझे खुदा के लिए मार दो। वो लोग मुझे हलाक करने में नाकाम रहे। उन्होंने मेरी गर्दन दबाई थी। देखो मेरी गर्दन देखो। मेरी गर्दन दबा दी थी उन्होंने। दम घुट गया था मेरा, मगर मैं जिंदा क्यों बच गई? मैं जिंदा क्यों बच गई? वो रोती रही। मैं उसे दिलासे देता रहा। फिर मैंने उसे कहा, अगर हिम्मत हो तो उठो, थोड़े फासले पर पानी है, मुंह हाथ वगैरह धो लो। तुम कहाँ की रहने वाली हो? क्या यहाँ फरीदपुर की? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसे सहारा देकर आगे लाया। मेरी निगाहें इधर उधर का जायजा ले रही थी। लड़की के बारे में मुझे तकरीबन ये अंदाजा हो गया था कि ये फरीदपुर में मौजूद बहुत सी दास्तानों में से एक दास्तान की हामिल है, एक नई दास्तान की हामिल। और पिछली रात चौधरी इलियास अपने कमरे से गायब था। खिड़की की ग्रिल उतरी हुई थी और न जाने क्या क्या सोचे मेरे जहन में आने लगी। लड़की को मैं बमुश्किल तमाम पानी की झील तक ले गया और फिर मैंने उसका मुंह हाथ धुलाने में उसकी मदद की। लड़की को शायद मेरे अंदाज में हमदर्दी का एहसास हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता रो रही थी। उसके हलक से एक अजीब सी मुसलसल आवाज निकल रही थी, जैसे उसका दिल अंदर से रो रहा हो। मैंने मोहब्बत से उसके बाल संवारे और आहिस्ता से बोला,
देखो, मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ तुम पर बीती है वो यकीनी तौर पर दर्दनाक कहानी होगी, लेकिन तुम जिंदा बच गए हो। जिंदगी बहुत कीमती चीज है। दरिंदे इस दुनिया में जगह जगह बिखरे पड़े हैं। कुछ इंसानी जिस्म को चीर फाड़ डालते हैं और कुछ इसे दिली दुख देते हैं, लेकिन अपने आप को संभालना पड़ता है। मैं तुम्हारे लिए हर तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम इत्मीनान रखो, जो बात तुम किसी को बताना चाहोगी बता देना, जो ना बताना चाहो वो कभी मत बताना। अलबत्ता मुझे अपना हमदर्द जानो, मुझे थोड़ी सी सूरत हाल बता दो। मैं नहीं जानती, खुदा की कसम मैं कुछ नहीं जानती। बस मैं अपने घर से निकली थी। मैं अपनी एक दोस्त के यहाँ जा रही थी। अम्मा से कहकर गई थी कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, मगर एक सुनसान सी सड़क से गुजर रही थी कि किसी ने मेरे ऊपर चादर डाल दी और उसके बाद मेरा मुंह बींच लिया गया। वो शायद कई आदमी थे। वो मुझे उठा कर ले चले। मैं चीखी चिल्लाई मगर मेरा मुंह बंद था। उन्होंने मेरी नाक भी बंद कर दी थी। मेरा दम घुटने लगा और कुछ देर के बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे रात को होश आया, उस वक्त जब अंधेरा फैल चुका था। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सी जगह थी और मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ थी। मेरी आंखों पर मजबूती से पट्टी कसकर बांध दी गई थी। मेरे मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था और मैं कुछ नहीं देख सकती थी। मेरे हाथ बांध दिए गए थे। मैं जिद्दोजहद करने लगी। फिर मुझे कुछ इंसानी हाथ महसूस हुए और उसके बाद उसकी आवाज सिसकियों में डल गई। वो देर तक रोती रही। फिर उसने आहिस्ता से कहा। फिर उन्होंने मेरी गर्दन दबाना शुरू कर दी। इतनी गर्दन दबाई कि मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे अब होश आया है। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? तुम फरीदपुर ही के इलाके में हो। सामने ही खंडरात बिखरे हुए हैं और मैं फरीदपुर में एक मेहमान की हैसियत से आया हूँ। लड़की, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने किसी की आवाज सुनी थी? नहीं, वो जो कोई भी था खामोश था। तुमने और कोई ऐसी बात महसूस की? कुछ नहीं, खुदा के लिए कुछ नहीं। एक काम कर सकते हो, तुम कर दो तो एहसान होगा मुझ पर। क्या? मेरी गर्दन दबा दो। वो लोग मुझे हलाक करने में नाकाम रहे, मगर तुम ये काम कर दो। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। नहीं, मैं तुम्हें मरने की इजाजत नहीं दे सकता। सुनो, अगर तुम मर जाओगी तो बहुत सी बदनामियां होंगी। लोग पूछेंगे कि तुम क्यों मर गई, मगर चाहो तो अपने वालिदैन की इज्जत बचा सकती हो। खामोश रहो। जो कुछ हुआ है उसको सब्र सुकून से बर्दाश्त कर जाओ। कभी किसी के सामने कोई एतराफ ना करो। इस तरह तुम्हारे माँ बाप की इज्जत रह जाएगी। मैं तुम्हें एक दोस्ताना मशवरा दे रहा हूँ। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखती रही, फिर बोली, और लोग ये ना पूछेंगे कि मैं कहाँ रही हूँ, क्या करती रही हूँ? पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। इसके लिए तुम कोई कहानी तैयार कर लो। क्या कहानी तैयार कर लूं? तुम कह दो कि किसी आसेबी चक्कर में फंस गई थी। तुमने एक ऐसा इंसान देखा जिसके शानों पर सर नहीं था और जो तुम्हें उठा कर ले गया, और फिर तुम बेहोश हो गई। उसके बाद तुम होश में आकर वापस आ गई। कौन यकीन करेगा इस कहानी पर? कैसी बच्चों जैसी बात करते हो तुम। इसके बावजूद तुम्हें यही कहानी सुनानी है। क्या नाम है तुम्हारा? फरीदा, उसने जवाब दिया। फरीदा, मेरी बात मानो। तुम्हारे वालिदैन कहाँ रहते हैं? मेरे बाप का नाम हाफिज जमील अहमद है। बस माँ बाप है मेरे, मैं हूँ और एक छोटा भाई है। ये है हमारा घराना। एक सवाल कर सकता हूँ तुमसे फरीदा? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? चौधरी इलियास को जानती हो? मैंने सवाल किया और वो मुझे देखने लगी। हाँ, क्यों नहीं, चौधरी रमजान का बेटा है। कभी तुम्हारा सामना हुआ उसे? फरीदा कुछ सोचने लगी, फिर बोली, 3-4 रोज कबल ही मेरा सामना हुआ था उससे। इससे पहले उसने तुम्हें देखा? कभी नहीं। वो पुरख्याल अंदाज में बोली। तुम्हारा सामना कहाँ हुआ था उसे? मैंने सवाल किया। मैं बाजार की तरफ जा रही थी, अकेली थी। वो हाथ में तरह तरह के खिलौने लिए हुए उधर से गुजरा। चौंक कर मुझे देखा, जोर से हाथ में पकड़ा हुआ बोंपो बजाया और उसके बाद हंसता हुआ मेरे सामने से भाग गया। मगर तुमने उसके बारे में क्यों पूछा? बस ऐसे ही। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखती रही, फिर उसने कहा, सुनो, तुम कौन हो? खुदा के लिए मुझे अपने बारे में बताओ। शहर से आया हुआ एक अजनबी। मेरा नाम जहांगीर है। एक बात कहूँ तुमसे, मेरे राजदार बन गए हो तुम। अचानक ही मेरे राजदार बन गए हो। एक बात कानों में डाल लो। वो जो मेरा कातिल है, वो जो मेरी आबरू का कातिल है, चौधरी इलियास हो सकता है। समझे? बस उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुम अगर कुछ समझ सकते हो तो समझ लो। वो चौधरी इलियास ही हो सकता है। तुम अपनी जुबान बंद रखोगी फरीदा। जो कुछ भी समझो, मुझे कोई नहीं हूँ तुम्हारा। एक हमदर्द की हैसियत से कह रहा हूँ, ये बात अपने जहन में रखना, तुम्हें जुबान बंद रखनी है। भूले से भी किसी से एक लफ्ज नहीं। बस जो कुछ मैंने कहा है वही कहना है। मैं तुम्हारे साथ हाफिज जमील अहमद के यहाँ नहीं जाऊंगा। तुम खुद जाओगी और खामोशी से ये कहानी सुनाओगी अपने माँ बाप को। फरीदा, इसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इत्मीनान रखना। लेकिन अगर कहीं तुमने कोई कमी दिखाई तो ये समझ लेना अच्छी तरह से कि इसके बाद तुम्हारे घराने को नुकसान पहुंच सकता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर चंद लम्हों के बाद मुझसे बोली, मगर मैं ये फासला कैसे तय करूंगी? मेरे साथ मैं तुम्हें बस्ती के उस किनारे तक छोड़ दूंगा जहाँ से तुम अपने घर जा सकती हो। मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। चलो ठीक है, चलो।
میں نے کہا اور پھر میں اسے ساتھ لیے ہوئے بستی کی طرف چل پڑا۔ لڑکی کے چہرے پر موردنی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے 2-3 بار اس کا جائزہ لیا۔ ایک بار وہ چلتے چلتے ٹھٹک کر رک گئی اور مجھے بھی رکنا پڑا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ رک جاؤ، ابھی آگے نہ بڑھو، رک جاؤ، وہ روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہاں کہو۔ میں رک گیا۔ دیکھو، ایک بار پھر غور کر لو، ایک بار صرف چند لمحوں کے لیے خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو، کیا میرا گھر جانا مناسب ہے؟ میں نے تمہیں جو کچھ سمجھایا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آیا؟ میں نے اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آیا بھی ہے اور نہیں بھی آیا۔ کیوں؟ کیا اب میرا شمار پاک باز لڑکیوں میں رہا؟ کیا اب میں ایک شریف لڑکی کہلا سکتی ہوں؟ تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ جو کہانی میں نے تمہیں بتائی ہے وہی تم دوسروں کو سناؤ گی۔ جھوٹی کہانی، ہاں، کسی مصلحت کے تحت، اور دوسرے اسے سچ سمجھ لیں گے۔ اگر تم نے خود کو سنبھالے رکھا اور میں ساری زندگی خود کو سنبھالے رکھوں گی، اس نے دردناک مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیا مطلب؟ ساری زندگی جھوٹ بول سکوں گی میں؟ ہر ایک سے جھوٹ بول سکوں گی میں؟ میری اپنی نظروں میں میرا مقام کیا ہوگا؟ اب کوئی میں نوخیز کنواری نہیں ہوں جو تم سے شرماؤں۔ میری منگنی ہو چکی ہے، کچھ عرصے کے بعد شادی ہو جائے گی اور میں اپنے شوہر کے سامنے پاک باز بن کر جاؤں گی۔ زندگی کے نئے آغاز پر میں جھوٹ بولوں گی اسے۔ یہ جھوٹ تمہارے لیے نہیں، تمہارے خاندان کے لیے ہوگا۔ اصلیت سب کو پتا چلے گی تو تمہارے والد خودکشی کر لیں گے، تمہارا گھر بدنام ہو جائے گا۔ بات تمہاری نہیں، تم سب کی بھی ہے لڑکی۔ وہ سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے کہا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ دیکھو فریدہ، تم گناہگار نہیں، مظلوم ہو۔ اگر تمہارا خاندان کسی المیہ کا شکار ہو گیا تو کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، صرف نقصان تمہارا ہوگا۔ ویسے بھی کسی کا کیا بگڑے گا؟ وہ تلخی سے بولی۔ اس کا فیصلہ تم مت کرو۔ کیا مطلب؟ تمہیں انتظار کرنا ہوگا، خود کو نقصان پہنچانے والے کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ یہ میرا وعدہ ہے فریدہ، میں نے کہا اور وہ آگے بڑھ گئی۔ بڑی احتیاط سے نگاہوں سے بچتے ہوئے ہم شہر میں داخل ہوئے۔ میں نے اسے اس کے گھر پر چھوڑا اور جب وہ گھر میں داخل ہو گئی تو میں واپس چل پڑا۔ چودھری الیاس کا ایک اور شکار، مگر بڑی دردناک سچویشن تھی۔ میں حویلی میں پہنچ گیا۔ اسی ملازمہ نے آ کر پوچھا، کھانا لے آؤں؟ نہیں، کھانا نہیں کھاؤں گا، میں نے کہا۔ ملازمہ چلی گئی مگر بیگم صاحبہ آ گئی۔ کیا بات ہے جہانگیر، طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں چچی جان، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ وہ بس باہر کچھ کھا لیا تھا۔ باہر کی چیزیں مت کھایا کرو، بیمار پڑ جاؤ گے اور پھر چودھری صاحب ہماری خبر لے ڈالیں گے۔ آئندہ خیال رکھوں گا چچی جان، میں نے کہا۔ اچھا تو پھر آرام کرو۔ وہ واپس چلی گئی۔ میں مساری پر لیٹ کر سوچوں میں ڈوب گیا۔ بیچاری لڑکی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتا تھا میں۔ اپنی دانست میں انہوں نے اسے قتل کر کے پھینک دیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی لاش دستیاب ہو جاتی۔ حافظ جمیل احمد کا گھرانہ کیسا ہے؟ برطور ان کے ساتھ جو دردناک واقعہ پیش آیا تھا اس نے مجھے لرزا دیا تھا۔ یہ میری موجودگی میں پہلا چشمدید واقعہ تھا اور میرے پاس معلومات بھی موجود تھی۔ چودھری الیاس پچھلی رات اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کہاں ہوگا، لیکن اس سلسلے میں کھنڈرات کے قریب یہ جگہ جو نظر آئی تھی قابل توجہ تھی۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ کھنڈرات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ بہت سی باتیں میرے ذہن میں واضح ہوتی چلی گئیں۔ اس کا مقصد ہے کہ ان کھنڈرات کو جان بوجھ کر آسیب زدہ بنایا گیا ہے۔ اوپر سے یقینی طور پر وہ ناقابل استعمال تھے اور بظاہر ان میں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی تھی، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کھنڈرات میں بلا شبہ ایسی کوئی جگہ موجود ہے جسے چودھری الیاس اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس جگہ کو بھی تلاش کرنا ہوگا، لیکن خاصے خطرات مول لینا پڑیں گے۔ کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ اب مزید کیا کرنا چاہیے؟ ذہن نہ جانے کب تک سوچوں میں ڈوبا رہا اور میں اس طرح ان سوچوں میں کھویا کہ وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ البتہ اس دوران میں بہت سے فیصلے کیے تھے میں نے۔ میرا خیال تھا کہ یقینی طور پر حویلی کا کوئی ملازم بھی چودھری الیاس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ چودھری الیاس پر جس طرح عنایتوں کی بارش ہوتی تھی، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ روپے پیسے کی اسے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ رمضان کا منہ چڑھا بیٹا اور باپ بیٹے پر جان دیتا تھا، بلکہ جان کیا دیتا تھا، صحیح معنوں میں وہی بیٹے کی سرپرستی بھی کرتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں چودھری رمضان نے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دولت مند نے اپنے بیٹے کو دنیا کی تمام آزادیاں دے دی ہوں، لیکن خیر یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا کہ کسی کے لیے کسی کی زندگی قربان کی جاتی رہے۔ چودھری رمضان مجبور ہے، لیکن قانون مجبور نہیں ہے۔ میں چودھری الیاس کو ایسی سزا دلواؤں گا، چودھری رمضان کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ تھا۔ اب مجھے اس ملازم کا جائزہ لینا تھا جسے چودھری الیاس کے زیادہ قریب محسوس کروں، اور یہ کام ایک آدھ دن کوٹھی میں گزار کر بآسانی ہو سکتا تھا۔ خصوصی طور پر چودھری الیاس پر نظر رکھنی ہوگی۔ شام ہو گئی، میں نہا دھو کر باہر نکل آیا۔ اس وقت عموماً کوٹھی کے ماحول میں چہل پہل ہوا کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ایک عجیب سی اداسی یہاں چھائی ہوئی تھی۔
تھوڑے ہی فاصلے پر مجھے مس نغمہ نظر آئی اور میں نے مسکراتے ہوئے اسے سلام کیا۔ نغمہ رک گئی۔ کوئی کام ہے مجھ سے؟ اس نے خشک لہجے میں سوال کیا۔ جی ہاں۔ جی فرمائیے، آپ سے کچھ دیر باتیں کرنی ہے، باہر لان میں بیٹھ کر۔ سوری، میں مصروف ہوں۔ نغمہ، عرض کیا نا مصروف ہوں۔ اب یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے کہ میں آپ سے باتیں بھی کروں، اس نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ میں حیرانی سے اس کی صورت دیکھتا رہا۔ غصہ بھی آیا تھا، لیکن غصے کے علاوہ یہ سوچ بھی ذہن میں تھی کہ یہ اچانک تبدیلی کیوں رونما ہوئی ہے۔ ایک دم ہی یہ احساس بھی ہوا کہ لڑکیوں پر میری طرف سے بیزاری طاری ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ شہانہ بھی ذہن میں آئی تھی، لیکن شہانہ اس کی وجہ نہیں ہو سکتی۔ خود شہانہ بھی اس کے بعد سے اب تک میری جانب متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ ایک نئی کرید ذہن میں بیدار ہو گئی۔ آخر اس کا کوئی مقصد تو ہوگا۔ میں لڑکیوں کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا اور پھر مجھے پائیں باغ میں سریا نظر آ گئی۔ وہ کیاری کے پاس کھڑی ہوئی پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں دبے دبے قدموں سے اس کے نزدیک پہنچا۔ سریا نے بالآخر میرے قدموں کی آہٹ محسوس کر لی، چونک کر پلٹی اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ میں ان تاثرات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کوئی صحیح اندازہ نہیں لگا سکا۔ کہیے سریا صاحبہ، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی چہل قدمی کرنے نکلی تھی۔ بھئی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ لوگ میری آمد سے بور ہو گئے ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ لوگوں سے اجازت ہی طلب کرنی پڑے گی۔ میں کیوں بور ہوتی؟ سریا نے تلخی سے کہا۔ اچانک یوں لگ رہا ہے جیسے سب کے سب مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں۔ نہیں پلیز، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سریا نے نرم لہجے میں کہا اور پھر بولی، ویسے بھی آپ ابو کے آنے سے پہلے تو نہیں جا سکتے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں آپ لوگوں کی اس بے رخی پر احتجاج ضرور کروں گا۔ سریا ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کسی سوچ میں ڈوبی ہو، پھر اس نے کہا، معافی چاہتی ہوں، کچھ کام ہے، آپ اطمینان سے یہاں بیٹھیے، اگر کہیں تو کسی کو بھیج دوں۔ کسے بھیجیں گی آپ؟ میں نے پوچھا۔ جسے آپ کہیں، اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ سریا، میرے دل میں بہت سی شکایتیں بیدار ہو گئی ہیں، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں کچھ زیادہ رہ گیا یہاں۔ بہرحال دیکھ لو تم لوگ، بہتر ہے کہ مجھ سے کھل کر کہہ دو یا پھر میں چچی جان سے بات کر لوں گا۔